16 मार्च 2014 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक क्राइमिया ने यूक्रेन से हटकर रूस का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। ये निर्णय रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह से लिया गया था, जिसमें यूक्रेन को छोड़कर रूस से जुड़ने अथवा न जुड़ने पर लोगों से उनका मत मांगा गया। 83% जनसंख्या ने जनमत संग्रह में हिस्सा लिया हुआ, जिसमें 97% लोगों ने रूस के साथ जाने का निर्णय लिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने पूरे जनमत संग्रह को अवैध माना। इक्कीस फरवरी 2014 सरकार व यूरोपियन यूनियन समर्थक नागरिकों के मध्य चले एक लंबे संघर्ष के बाद यूक्रेन की संसद ने राष्ट्रपति को बर्खास्त कर राष्ट्र में एक कार्यकारी सरकार का गठन किया। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में रहने वाली बड़ी जनसंख्या ने नई सरकार के गठन को अवैध माना। इलाकों में रूसी बोलने वाली जनसंख्या ज्यादा थी व हाल ही में एक विधेयक के जरिए उन पर यूक्रेन की भाषा थोपे जाने की कोशिशों से वे काफी आहत थे। निष्कासित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को भी इन क्षेत्रों में काफी समर्थन हासिल था। नई सरकार के गठन के बाद बड़े स्तर पर इन क्षेत्रों में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। खासकर क्रीमिया में तो यूक्रेन से बटकर रूस में शामिल होने की भी मांगे उठने लगी थीं। लोग बड़ी संख्या में रूसी झंडों के साथ सड़क पर उतर रहे थे व पुतिन हमारे राष्ट्रपति हैं के नारे लगा रहे थे। बीते समय में क्रीमिया सदियों तक रूस का हिस्सा रहा था, पर 1954 में सोवियत संघ ने इसे संघ के यूक्रेन खंड में शामिल कर लिया था। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन ने इसे इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पर अपने में शामिल रखा। 25 फरवरी 2014 सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने क्रीमिया की संसद को घेर लिया व सदस्यों से कीव की नवनिर्वाचित केंद्र सरकार के विरोध व जनमत संग्रह की मांग रखी। यहां तक कि सुरक्षा कर्मियों ने भी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के कीव से आए आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। 27 फरवरी 2014 रूस समर्थित स्पेशल फोर्सेस ने क्रीमिया की सुप्रीम काउंसिल व अन्य मुख्य प्रशासनिक भवनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सभी भवनों से यूक्रेन के झंडों को उतारकर रूस के झंडे लगा दिए गए थे। बिना नेम प्लेट व पहचान वाले ये सैनिक रूस के अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे व हरी वर्दी धारण किए हुए थे, जिन्हें पश्चिमी मीडिया ने लिटिल ग्रीन मैन नाम दिया। उसी दिन पार्लियामेंट का आपात सत्र बुलाया गया व पुरानी सरकार को बर्खास्त कर रूस समर्थित नई सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए रशियन यूनिटी पार्टी के सार्जी एकाइसनोव। यूक्रेन के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्रीमिया की सुप्रीम काउंसिल राष्ट्रपति की सलाह पर करती थी, पर सुप्रीम काउंसिल ने निष्कासित राष्ट्रपति यानुकोविच को ही यूक्रेन का राष्ट्रपति मानकर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति को सही ठहराया। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद सुरक्षा बलों व रूसी सैनिकों ने क्रीमिया को यूक्रेन से जोड़ने वाले 2 मुख्य प्रायद्वीपों पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट स्थापित कर दिए। कुछ घंटों में ही क्रीमिया यूक्रेन से पूरी तरह कट चुका था। थोड़ी देर में यूक्रेनियन टीवी चैनल्स भी आने बंद हो गए व अधिकांश की जगह रशियन चैनल्स ने ले ली थी। एक दिन बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एकाइसनोव ने क्रीमिया में स्थित यूक्रेन के सभी सैन्य साजो सामान को अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए आभार जताया। उधर दूसरी तरफ रूसी संसद यानी फेडरेशन काउंसिल ने भी यूक्रेन की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति सुधरने तक सैन्य हस्तक्षेप की इजाजत राष्ट्रपति पुतिन को दे दी थी। 2 मार्च तक रूसी मिलिट्री ने क्रीमिया को पूरी
तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि पश्चिमी देशों के दावों के बावजूद रूस पहले क्रीमिया में अपने सैनिक होने की बात को लंबे समय तक नकारता रहा। रूस के मुताबिक ये क्रीमिया के स्वयं रक्षा समूह थे जिन पर उनका कोई नियंत्रण न था, पर बाद में रूस ने अपने आधिकारिक बयान में यह माना कि अतिवादियों से क्रीमियाई नागरिकों व रूसी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए क्रीमिया में रशियन ब्लैक सी फ्लीट की रवानगी की गई थी। बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि क्रीमिया में रूसी सैनिकों का उद्देश्य नागरिकों के लिए एक ऐसे माहौल का निर्माण करना था जिसमें वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकें। जिसके बाद यूक्रेन ने रूस व अपने मध्य हुई कई संधियों का हवाला देकर क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को अपनी संप्रभुता पर हमला कहा। 17 मार्च 2014 जनमत संग्रह के परिणामों के सामने आने के बाद क्रीमिया की सुप्रीम काउंसिल ने क्रीमिया गणराज्य की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा कर दी थी। वह इसमें पहले से अलग शहर सेवेस्टोपोल को शामिल कर लिया गया था। उसी दिन सुप्रीम काउंसिल का भी नाम बदलकर स्टेट काउंसिल ऑफ क्राइमिया कर दिया गया। वह रूसी करेंसी रूबल को आधिकारिक करेंसी बना लिया गया। क्राइमियन पार्लियामेंट ने कुछ यूक्रेनियन कानूनों को खत्म कर सार्वजनिक व निजी संपत्तियों का नेशनलाइजेशन कर दिया। दूसरे ही दिन 18 मार्च को मॉस्को में रिपब्लिक ऑफ क्राइमिया के प्रतिनिधियों ने रूस में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के लिए ट्रीटी ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए। वह रूस की संसद के दोनों सदनों ने भी ट्रीटी को आधिकारिक इजाजत दे दी, जिसके बाद यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने भी 24 मार्च को क्रीमिया से सभी सैनिक वापस बुलाने का आदेश दे दिया। पर इस समय तक क्रीमिया में ठहरे लगभग आधे यूक्रेनियन सैनिक रूसी सेना में शामिल हो गए थे। 26 मार्च को आखिरी बचे यूक्रेनियन मिलिट्री बेस व युद्ध पोत पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। हालांकि 27 मार्च को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए क्रीमिया में हुए रेफरेंडम को अवैध करार दिया। इसके बावजूद जुलाई 2015 में रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने क्रीमिया को रूस में पूरी तरह मिल जाने की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी ओर नियंत्रण में लेने के बाद रूस पर कई बार ह्यूमन राइट वायलेशंस यानी मानवाधिकार हनन के आरोप भी लगे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस ने अपने कई दस्तावेजों में इनका जिक्र किया। वह दिसंबर 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव के जरिए क्रीमियाई नागरिकों के सभी अधिकारों की रक्षा संबंधी निर्देश रूस को दिए। क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद रूस को पश्चिमी देशों की आलोचना व प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा। G8 संगठन के अन्य सदस्यों ने रूस की सदस्यता खत्म कर दी, जिससे ये G7 बन गया। यूरोपियन यूनियन ने भी आर्थिक व वीजा संबंधी रूस से होने वाली कई संधियां निरस्त कर दी। यूरोपीय रक्षा संगठन नेटो ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया। हालांकि इन प्रतिबंधों का रूस पर कोई खास असर नहीं पड़ा व रूस ने यूक्रेन के डोंबस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी।